आज मैं आपके समक्ष संस्कृत का व्यंजन संधि लेकर उपस्थित हूँ। बहुत सटीक, बहुत आसान, कोई भी इसको एक बार देखने के बाद समझ सकता है। नहीं किसी सूत्र का झमेला, नहीं किसी चीज़ की झमेला, यहाँ डायरेक्ट आप संधि को आराम से समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले व्यंजन संधि को क्रमशः ले चलेंगे। तो व्यंजन संधि में सबसे पहले हम चलें परसवर्ण संधि। किसमें चलें? परसवर्ण संधि में। तो परसवर्ण संधि के अंतर्गत कुछ शब्द हम यहाँ पर मैं रखे हैं आपके लिए। सबसे पहले है गुम प्लस फितः। तो परसवर्ण संधि का कुछ बात यहाँ पर आपको हम बता दें कि अपदांत अनुस्वार हो और उसके बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कब, कहाँ? प्लस के बाद। प्लस के बाद क्या होना चाहिए? तो कोई भी व्यंजन वर्ण हो, पहला वर्ण कौन सा हो? तो व्यंजन वर्ण हो, कोई भी होना चाहिए, पांचों वर्ग का कोई भी। और प्लस से पहले अनुस्वार होना चाहिए। कैसा अनुस्वार? तो मौ हलंत अनुस्वार, अनुस्वार के स्वरूप में मौ होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपदांत जो मौ है वह किसमें परिवर्तन हो जाएगा? सामने में जो प है या ग है या ठ है, तो इस सब का जो भी पांचवा वर्ण होगा वह इस मौ के स्थान में हो जाएगा। तो कैसे हो गया? तो गुम प्लस फितः। तो मौ और फ देख लीजिए, तो फ का पांचवा वर्ण क्या होगा? तो प फ ब भ मौ होगा। तो मौ किसके स्थान में हो गया है? ये जो गुम में मौ है, इस मौ के स्थान क्या हो जाएगा? मौ। तो क्या हो गया आपका? बन जाएगा गुम फितः। देख लीजिए सामने लिखा हुआ है गुम फितः। ओके, चलिए अब दूसरा उदाहरण देखें। दिगम प्लस दिवम प्लस गतः। तो यहां पर देखना है कि हमने बताया कि अपदांत होना चाहिए। अपदांत अर्थात पद के अंत में नहीं, बिना पद का होना चाहिए। रामः ये एक पद है, बालकः एक पद है, विद्यालयः एक पद है, दिवंगतः एक पद है, कुंठितः एक पद है। लेकिन जब हम दिवंग शब्द बोलेंगे तो ये पद नहीं है, इसीलिए यहां हम अपदांत कहते हैं इसको। तो दिवम में जो मौ है, इस मौ के स्थान में कौन हो जाएगा? तो सामने में जो ग है, इस ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा मौ के स्थान में। तो ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? तो क ख ग घ य। ठीक है, क ख ग घ य। तो य हो जाएगा य। तो मौ के स्थान क्या हो गया? यो। तो दिवंगतः दिवंगतः दिवंगतः, देख लीजिए सामने लिखा हुआ है दिवंगतः। कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर? चलिए तब हम आगे चलें और इसके बाद आपको दिखाएं कुम प्लस ठितः। तो मैंने कहा आपसे कि कुंठितः पद है। पद क्या है? पूरे कुंठितः ये एक पद है, लेकिन हमें क्या चाहिए? तो अपदांत चाहिए। परसवर्ण में क्या चाहिए हमें? तो अपदांत चाहिए। तो गुम में जो मौ है, और इस मौ के बाद हमने कहा आपसे कि कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन वर्ण हो, तो इस मौ के स्थान में सामने वाला व्यंजन का पांचवा वर्ण हो जाता है या हो जाएगा। तो यहां ठ, तो
ठ का पांचवा क्या हो जाएगा? तो ट ठ ड ढ ण। ठीक, तो यहाँ म के स्थान क्या हो गया? टवर्गीय न। तो क्या हो गया? कुंठितः। कोई दिक्कत? चलिए ऐसा ही देखना है। फिर उसके बाद कम प्लस ठ, तो सेम है, बाद में ठ है तो ठ का पांचवा वर्ण हो जाएगा न। तो क्या हो जाएगा? म के स्थान में न हो गया तो कंठ। फिर उसके बाद अम प्लस कितः। अब हम थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। तो अम प्लस कितः, अम प्लस कितः, तो क का पांचवा हो गया य। तो क्या हो गया यहाँ पर? म का स्थान में य हो गया तो अंकितः। फिर उसके बाद अम प्लस चितः, तो च के पांचवा वर्ण क्या हो जाता है? य। इससे पहले ग होता है, ग देख लीजिए, अंकितः, अंकितः में ग है, यम ग वाला ग, क ख ग घ ग, और च छ ज झ य। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर में। तो अम प्लस चितः बराबर अंचितः, अंचितः य, च छ ज झ य। चौवर का पांचवा क्या है? च छ ज झ य। ठीक, तो म के स्थान क्या हो गया? य। तो हो गया आपका अंचितः, अर्थात ऐसे ही बोल सकते हैं आप इसको, अंचितः। अब इसके बाद चलेंगे साम प्लस तः। तो क्या होगा यहाँ पर में? त का पांचवा हो जाता है त थ द ध न, न, तो न हो गया म के स्थान में, तो शांतः। फिर उसके बाद देखेंगे कम प्लस टकः। तो क्या हो जाएगा? ट पांचवा हो जाता है न, टवर्गीय न। तो यहाँ पर म का स्थान टवर्गीय न हो जाएगा आपका कंटकः। फिर उसके बाद दम प्लस डह। तो ड का पांचवा हो जाएगा टवर्गीय न, तो म के स्थान में क्या हो जाएगा आपका? टवर्गीय न, तो दम प्लस दंडः। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर में अपदांत म है, उसके बाद धानम, सम प्लस धानम में अपदांत म है, सम में म, और प्लस धानम में व्यंजन है क्या? ध। तो ध का पांचवा वर्ण क्या हो जाता है? नो। तो इस नो के स्थान, नो जो है सो मो के स्थान में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? संधानम। उसी प्रकार क के स्थान में हो जाएगा ग, तो शंकरः, सम प्लस करः अर्थात शंकरः। बात समझ रहे हैं? फिर चम प्लस पकः। तो यहाँ भी बता, वही बात है, प का पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो प का पांचवा होता है मो, इस मो के स्थान में हो गया मो, तो क्या हो गया? चंपकः। अब हम यहाँ पर देखें सेकेंड रो में सम प्लस धी। तो देख लीजिए कितना सुंदर, आप लोग प्रयोग करते हैं संधि। तो सम प्लस धी, तो धी में सबसे पहले क्या है? प्लस से पहले कौन सा व्यंजन है? तो ध। तो ध का पांचवा वर्ण क्या हो जाता है? त थ द ध न, और ये न किसके स्थान में हो जाएगा? म के स्थान में। तो क्या हो जाएगा? म का स्थान न हो जाएगा, तो कैसे मिलेगा? तो संधि। उसके बाद फिर बिम प्लस दुह। तो दुह में क्या है? दो। तो दो के स्थान में दो का पांचवा वर्ण क्या हो जाता है? तथ तद न। तो इस बिम के म के स्थान में हो जाएगा न, तो हो गया आपका बिन दुह, बिन दुह। आप लोग इसका प्रयोग भी करते हैं। फिर उसके बाद चम प्लस चलह। तो फिर यही बात कि चौ का पांचवा वर्ण हो गया य, उस वह य जो है य म के स्थान में हो जाएगा, तो चंचलः। फिर
यहाँ अम प्लस कह, तो क का पांचवा हो जाएगा ग, तो ग मौ के स्थान में हो जाएगा तो अंकः। फिर उसके बाद प्रेम और खणम, प्रेम प्लस खणम, तो यहाँ भी ख का पांचवा हो जाएगा मतलब कबर का पांचवा वर्ण हो जाएगा क्या, ग, तो प्रेंखणम। फिर उसके बाद गम प्लस गा, तो हो जाएगा आपका गंगा। क्यों हुआ गंगा? क्योंकि ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ग जो है कवर्गीय ग, उस ग का पांचवा क्या है तो ग, तो ग हो गया, तो वह ग किसके स्थान में हो जाएगा तो गम के जो मौ है उस मौ के स्थान में हो जाएगा ग, तो क्या हो गया गंगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको देखना है यहाँ पर में कि अम प्लस गह, तो यहाँ देख लीजिए ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा कह ग ग, तो ग का ग हो गया, तो उस ग किसके स्थान हो जाएगा अम के स्थान, अम के मौ के स्थान में हो जाएगा, तो हो गया आपका गंगः अंगः। नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग सम प्लस घ, तो उसमें भी सेम है, कवर्गीय है क ख ग घ, तो कवर्गीय पांचवा हो जाएगा ग, तो ग हो गया, तो ग हो गया मौ के स्थान में, तो संघः, हम लोग बोलते हैं ना संघः। उसके बाद ढम प्लस ढम, तो ढ, तो ट ठ ड ढ न, तो यहाँ पर में ढ का पांचवा हो जाएगा नौ, उस नौ के स्थान, नौ जो है सो मौ के स्थान हो जाएगा, तो हो जाएगा ढन ढम। उसके बाद देखेंगे बस लास्ट तीन बच गया है। सिम प्लस धू, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा आपका ध का स्थान में, ध का जो पांचवा वर्ण है नौ, वो नौ हो जाएगा मौ के स्थान में, हो जाएगा आपका सिंधु। फिर उसके बाद देखेंगे टा, सम प्लस टा, तो घम प्लस टा, तो यहाँ पर में ट ठ ड ढ न, तो नौ हो जाएगा मौ के स्थान में, तो हो जाएगा आपका घंटा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट में चम प्लस दनम, तो द की कैसा है, द का पांचवा क्या होगा तो त थ द ध न, तो नौ हो जाएगा, तो यह नौ जो है नौ किस में आ जाएगा मौ के स्थान में आ जाएगा, तो चंदनम। तो यही परसवर्ण का एक आसान तरीका है। अब इस परसवर्ण संधि के बाद हम फिर आपके समक्ष छत्व संधि लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।